हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपका एक डाउट क्लियर करने आया हूँ जो आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर क्या नेट करने के बाद हमको पीएचडी मिलेगी या नहीं। मतलब हम क्या अभी से प्रैक्टिस करें कि पीएचडी के इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। और कुछ बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर हम आपके कहने से सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें पीएचडी के इंटरव्यू में इसकी हेल्प मिलेगी या हमें पीएचडी के इंटरव्यू के लिए अभी से बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपके आज जितने भी डाउट हैं नेट के बाद पीएचडी के लिए, वो सब आज मैं क्लियर करने आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने चांसेस हैं पीएचडी में एडमिशन होने के आफ्टर नेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अभी इन सब क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि आपको पीएचडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मतलब आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए। अभी तो मैं आपको फ़िलहाल यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने नेट के पेपर पे ध्यान दें और उसकी तैयारी आप जिस भी तरीके से कर रहे हैं, चाहे नोट्स से, असाइनमेंट से, चाहे नोट्स से, बुक से और या किसी कोचिंग से, तो आप उसे ही अच्छे से फॉलो करें। कि होता क्या है, आफ्टर नेट पीएचडी के इंटरव्यू तक आपको खूब गैप मिलने वाला है और 3 मंथ्स का कम से कम आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप आराम से पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और कोई बुक अगर आपको पढ़नी है तो आप उस बीच अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि देखो, पीएचडी में एडमिशन होना या ना होना सेकेंडरी प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है जीआरएफ निकालना या कोई ऐसा एंट्रेंस निकालना जिसके थ्रू आपको पीएचडी में फेलोशिप मिलेगी। तो अगर आप जब तक प्राइमरी प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप सेकेंडरी के बारे में ना सोचें। तो प्लीज़ आप प्राइमरी प्रोसेस में ध्यान दें और उसे ही अच्छे से पढ़ें। और सेकंड चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं पीएचडी के लिए, तो जनरली आपके कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है बुक से, और जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 to 20 डेज में आपके वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, बेसिक्स वाले। बस शर्त ये है कि आपका नेट ज़रूर होना चाहिए या आपने जो प्रैक्टिस है ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी चाहिए। और थर्ड चीज़ है कि जो आप सोचते हैं कि आपको पीएचडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और उसके कितने चांसेस हैं आपके पीएचडी में होने के, तो मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करने जाऊंगा। कि आपको मैं बताऊं तो जनरली जो जीआरएफ होता है वो 300 लोगों को मिलता है किसी सब्जेक्ट में। और अगर आप गेट की बात करें तो आप 1000 रैंक तक अच्छे से एडमिशन हो जाता है। मतलब एडमिशन तो 2000 तक भी हो जाता है, पर जो गेट के थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं वो 1000 कैंडिडेट ही लेते होंगे या उससे भी कम। और जनरली गेट में जो स्टार्टिंग की रैंक होती है वो भी जीआरएफ वालों की ही होती है और ये नेट वालों की ही होती है। क्योंकि आपको पता है जो बच्चा नेट का पेपर देता है तो 99% केस में वो गेट का पेपर भी देता ही है। तो अगर उसका जीआरएफ निकल जाता है तो मुझे लगता है गेट में भी उसको अच्छी रैंक लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप देखें तो आपको जो मैक्सिमम कंपटीशन है वो 1000 बच्चों का है। और मैं आपको थोड़ा सा डाटा शेयर करूँ तो 1000 भी नहीं, मैंने देखा है अभी जितने ही फॉर्म भरे गए पीएचडी में तो मैक्सिमम कैंडिडेट मैंने आईआईटी मद्रास के अंदर देखे अराउंड 600 के करीब। और उसके बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर में भी मैंने 500 प्लस कैंडिडेट देखे। तो यानी आपका जो कंपटीशन है सिर्फ 600 कैंडिडेट के बीच में, यानी आपको इतनी दिक्कत एडमिशन लेने में आने वाली नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको 600 कैंडिडेट में एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं आने वाली। आप तो ये सोचेंगे कि एक सीट निकालना 600 कैंडिडेट में कितना मुश्किल है। तो मैं आपको और एक डाटा शेयर करूं तो मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं। मतलब आप अगर एक प्रोफेसर के अंदर अगर एक बच्चा भी जाता है तो मुझे लगता है इजीली आपको पीएचडी मिल जाएगी। और मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा सोचें, आप देखेंगे कि 23 आईआईटीज़ है और एनआईटी की बात करें तो 31 है, फिर आईसर की बात करें तो 7 है, सीएसआर की बात करें तो 38 है, टीआईएफआर की बात करें तो 2 हैं, आईएससी की बात करें तो 1 है। और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, डीयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू, बहुत पीयू, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें लोग पीएचडी करना चाहते हैं और बहुत अच्छी पीएचडी वहाँ होती है। तो आप देखेंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर जनरली 25 प्रोफेसर होते हैं। तो आप अगर मल्टीप्लाई करें जितनी मैंने 100 आपको यूनिवर्सिटीज़ बता दी हैं तो उनसे तो आप देखेंगे इतने सारे प्रोफेसर हैं कि अगर मतलब हर प्रोफेसर के अंदर एक बच्चा भी जाता है तो आराम से फिर भी बहुत सारी सीटें हैं जो बच जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में पीएचडी आराम से मिलने वाली है और आपके पीएचडी में होने के 100% चांस है अगर आपके पास कोई अच्छा एंट्रेंस क्वालिफाई है। फिफ्थ,
आप ये सोचेंगे कि सर आपने इतने सारे कॉलेज बता दिए, पर इतने सारे कॉलेज में कैसे कोई इंटरव्यू देगा, तो कैसे मैं श्योर मानूं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए आजकल जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ 7 to 8 फॉर्म भी भरते हैं तो भी मुझे लगता है आपका 50% कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा आराम से। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जीआरएफ के बच्चे जनरली 300 वाले होते हैं, और जीआरएफ वालों को अगर आप देखेंगे तो प्रियोरिटी थोड़ी सी मिलती है, क्योंकि उनकी अपनी एक इंडिविजुअल फेलोशिप होती है। प्रियोरिटी का मतलब है कि उनको जनरली सीट मिल जाती है। और अगर आप आईआईटी का रिजल्ट देखेंगे किसी भी कॉलेज का पीएचडी के लिए, तो वो 40 to 45 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर 5-7 कॉलेज भी भर देते हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि आपका 2-3 कॉलेजों में नाम आ जाता है। और अगर मानो आपका सिर्फ एक में भी आता है तो भी आपको पता है कि एडमिशन तो एक ही जगह चाहिए, चाहे आप 10 में सिलेक्ट हो जाएं, चाहे आप सिर्फ 5 में सिलेक्ट हों। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जब तक ऑनलाइन इंटरव्यू है तब तक तो आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरिए, और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, आप उनको भर सकते हैं, अच्छे प्रोफेसरों को चुन सकते हैं, अच्छे और फील्ड को चुन सकते हैं जिसमें आपको रिसर्च करनी है, तो आपको इजीली पीएचडी मिल जाएगी। या कि आप ये पूछते हैं कि पीएचडी में फेलोशिप कितनी मिलेगी और यूनिवर्सिटी में कितनी मिलती है, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका जेआरएफ है या गेट है तो जनरली जो आपकी फेलोशिप है वो सेम रहती है किसी भी कॉलेज में या ऑल इंडिया में आप कह सकते हैं। अगर आपकी कोई फेलोशिप नहीं है तो ये डिपेंड करता है कॉलेज पे कि वो कितने रुपए प्रोवाइड करते हैं। जनरली मैं आपको बताऊं तो वो 8,000 से स्टार्ट करते हैं और 20,000 के बीच में पे करते हैं नॉन फेलोशिप कैंडिडेट को। तो इतना स्टाइपेंड आपको मिलता है। 6th, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आप ये जानना चाहते हैं कि सर जीआरएफ निकालें या गेट निकालें, या जीआरएफ निकालने का क्या फ़ायदा है या गेट निकालने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप पीएसयू जॉब्स में जाना चाहते हैं तो आप गेट को टारगेट करें, और वो भी 100 से अंडर रैंक में, तब जाके आपके होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जेआरएफ या नेट निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इससे होता क्या है, आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस पहले मिलती है। और जीआरएफ के केस में तो ज़रूर आपको ये प्रेफरेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल फेलोशिप होती है जो आपको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। पर अगर आप गेट निकालते हैं तो ये एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप होती है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी के एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, कि वो कितने लोगों को फेलोशिप दे सकते हैं। तो जनरली वो बहुत कम होती है, इसलिए गेट के बाद एडमिशन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एज़ कम्पेरिजन टू जीआरएफ के। मतलब हो तो गेट में भी जाता है एडमिशन, थोड़ा सा बस स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा जितना आपको जीआरएफ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। 7th पॉइंट है, आप ये जानना चाह रहे थे कि क्या पीएचडी के बाद आपको जॉब मिल सकती है या नहीं, या किस टाइप की जॉब आपको मिलेगी, और पीएचडी करना क्या सेफ है। तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए, आप पीएचडी के बाद आप जॉब की फिक्र तो ना करें। मुझे तो लगता है कि जनरली केस में पीएचडी के बाद आपको ईजिली जॉब मिल जाती है, और वो चाहे कंपनी में आपको लेनी हो, और चाहे आपको किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की पोस्ट में आपको किसी कॉलेज में जाना हो। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपको एवरेज सैलरी 40,000 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 40 से 50,000 आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगी। और बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ ज्वाइन करते हैं और किस इन्वायरमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। तो सैलरी उसी पे डिपेंड करती है किस टाइप की कंपनी और किस टाइप के कॉलेज को आप ज्वाइन कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपका ये भी डाउट रहता है कि सर क्या पीएचडी के लिए प्रोजेक्ट ज़रूरी है, और आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं होता तो क्या आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, और या जो ऑनलाइन वेबिनार होते हैं उन्हें आपको अटेंड करना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट है ये सब समर इंटर्नशिप या ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करने में, तो आप ज़रूर इसको अटेंड करें। पर मैं आपको कहूँगा ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको एडमिशन में दिक्कत आने वाली है। देखो, मेन चीज़ यही है कि आपका नेट जीआरएफ होना चाहिए, ये एक प्राइमरी प्रोसेस है। अगर आपका नेट जीआरएफ हो जाता है तो 90% आपका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद 10% काम सिर्फ इंटरव्यू देने का होता है। अगर आप अच्छे से इंटरव्यू देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो या ना हो, चाहे आपने कोई कोर्स अटेंड किया हो या नहीं किया। अब लास्ट डाउट जो 2-3 बच्चों का मुझे आया है कि सर जॉब के साथ साथ पीएचडी कर सकते हैं, या आप पीएचडी रेगुलरली करना चाहते हैं और जॉब भी करना चाहते हैं, तो क्या है पॉसिबल है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ये पॉसिबल है कि आप जॉब के साथ पीएचडी कर सकते हैं। आईआईटीज़ में भी और अच्छे कॉलेज आईएससी, टीआईएफआर, हर जगह आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप पार्ट टाइम पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। बस वहाँ पे होता क्या है कि आपको फेलोशिप नहीं मिलती है, बस आपको वहाँ पे भी इंटरव्यू क्लियर करना होता है, जैसे हर बच्चा क्लियर करता है। अगर आपको वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो पार्ट टाइम पीएचडी की भी कुछ सीटें
हर कॉलेज में होती है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगी आपके जॉब में, प्रमोशन में, और अगर आपको कहीं अप्लाई करना है तो वहाँ पे भी आपको मदद मिलेगी। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।